इवोल्यूशन चल रहा था, तो इवोल्यूशन की एक क्लास हो गई, इवोल्यूशन की एक क्लास कंप्लीट हो गई। तो इवोल्यूशन होता क्या है, विकास, कैसे विकास हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना, और अर्थ पर लाइफ आई तो कैसे आई। तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज किए थे कि हाँ लाइफ ऐसे ओरिजिन हुई है, अर्थ पर लाइफ ऐसे ओरिजिन हुई थी। तो यूनिवर्स के लिए एक थ्योरी थी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, कौन सी थी यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए, बताइए, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। बाकी और सब लोगों ने बहुत थ्योरी थी। उसके बाद अर्थ कब बना था, कितने ने बिलियन ईयर से एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारा अर्थ बन गया था। और अर्थ तो बन गया लेकिन उसके बाद लाइफ बनी, 500 मिलियन ईयर्स के बाद क्या बनी थी, लाइफ बनी थी। तो लाइफ पहले जैसे ह्यूमंस दिख रहे थे, पहले ऐसे डायरेक्टली ह्यूमंस नहीं बने थे, पहले कोई एक बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, यूनिसेलुलर सेल्स आई होगी, उससे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, ऐसा साइंटिस्ट का मेथड था। तो डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट आए, जैसे कि वॉल्ट हेलमॉन्ट, वॉन हेलमॉन्ट थे, और कौन थे, जिन्होंने कहा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मीन नॉन लिविंग मैटर से ही लाइफ की ओरिजिन हुई थी। साइंटिस्टों ने कहा था ना कि मड से, कीचड़ से बिच्छू बन गए, सांप बन गए। हाँ, वॉन हेलमंट ने चूहा बना दिया अंधेरे में रखने पर। तो ऐसा पॉसिबल था? नहीं है। बहुत लोगों ने बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है लाइफ? तो इसके बाद लुइस पास्चर आए, रेड्डी साहब आए, इन्होंने भी देखा फ्लास्क के माध्यम से एक्सपेरिमेंट, उस दिन हमने पढ़ाया था ना, एस सेफ की स्वान लाइक एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर सुगर्स को इतना हीट किया कि उसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वाइक सब मर जाए, कुछ भी ना रहे। और उसकी नेक कैसी थी, टेढ़ी थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ दिन तक रखी हुई थी लेकिन इसमें लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तब उन्होंने दिमाग लगाया, ला अच्छा इसकी नेक को तोड़ देते हैं, इसकी नेक को तोड़ देते। और जैसे ही उसने तोड़ा और उसमें क्या हुआ, लाइफ ओरिजिनेट हो गई। तो उन्हें समझ में आया क्यों हुई, क्योंकि इसमें एयर, हवा इंटर किया, हवा के द्वारा कुछ माइक्रोब्स आए, तब जाके लाइफ ओरिजिनेट हुई। इसके अलावा तो इन्होंने फिर भी नहीं बताया, इन्होंने फिर भी नहीं प्रूव कर पाए कि हाँ जो हवा में लाइफ थी वो कहां से आई, जो हवा में थी वो कहां से आई। तो इसके लिए लास्ट में आए थे ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी। इसी को और एक नाम से जाना जाता है, कौन सी? कीमोजेनी, कीमोजेनी थ्योरी को पेपर में डिफरेंट नाम से पूछ सकता है। कीमोसिंथेसिस थ्योरी, कीमोसिंथेसिस थ्योरी लास्ट में ये है। और इनकी जो थ्योरी थी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। इन्होंने जो चीज बताया है सही बताया, जबकि इन्होंने प्रूफ नहीं किया था लैब में, ये दो साइंटिस्ट प्रूफ करके नहीं बताए थे, लेकिन इनकी कही हुई जो बातें थी वो सच में थी कि लाइफ की ओरिजिन केमिकल से हुई है, किसी कंपाउंड से हुई है, ना कि पहले से उपस्थित जीव से नहीं हुई। पहले ब्रह्मांड बना होगा, उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ था कि लाइफ की ओरिजिन पानी से हुई, वाटर से हुई। तो कौन कौन से कंपाउंड थे जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है? कौन कौन से कंपाउंड थे? प्री एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिनसे मिलकर लाइफ की ओरिजिन हुई है, इन्होंने बताया।
तो इन्होंने थ्योरी तो बता दिया था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? स्टैनले और मिलर ने। पहले इन्होंने थ्योरी बता दिया कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से थे? आरएनए, प्रोटीन, समझ गया? आरएनए, प्रोटीन। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले कुछ वॉल्केनिक इरप्शन से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 900 से 800 डिग्री सेल्सियस था। सोच लो, 900 से 80 मतलब 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था। तो इस टेम्परेचर में लाइफ रह सकती है? नहीं रह सकती ना। किसी को पानी में उबाल दिया जाए, वो जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा। तो पहले का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, लावा निकला करते थे। तो इससे क्या होता था? तो पृथ्वी में क्या हुआ? कुछ डिप्रेशंस बन गए, गड्ढे बन गए, और उनमें क्या हुआ? वाटर वेपर के फॉर्म में था। लिक्विड फॉर्म में पॉसिबल है? 800 टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो वाटर किस फॉर्म में था? वेपर के फॉर्म में था। तो वो क्या हुआ? धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा और कंडेंस होकर वाटर पानी के रूप में वर्षा होकर नीचे आ गया, और जो गड्ढे थे उनमें भर गया, और उसमें क्या हो गया? समुद्र बने। सबसे पहले प्रिमिटिव ओशियंस बने, और जिनसे लाइफ की ओरिजिन हुई। तो उसमें क्या हुआ? इन्होंने बस कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा हुआ होगा, और जो ओशियंस भरा है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? मीथेन, और क्या? अमोनिया, हाइड्रोजन। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। यही तीनों मतलब आपस में क्रिया करके क्या बनाए थे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, आरएनए से फिर डीएनए बना। इस तरह हमारी बॉडी किससे? प्रोटीन से मिलकर बनी। तो पहले ये कंडेंस होकर क्या बनाए थे? अमाइनो एसिड। क्या बनाए थे? अमाइनो एसिड। अभी हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे बना था। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसा था? हाई टेम्परेचर। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। समझ गया? टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर था। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा था, तभी तो बहुत हॉट था, तभी तो लाइफ कुछ भी लिक्विड फॉर्म में कुछ भी नहीं था इस टाइम पर। लिक्विड फॉर्म में तो कुछ भी नहीं था, वाटर था लेकिन वेपर के फॉर्म में था। वाटर था, वेपर, और ऑक्सीजन एब्सेंट था। और इन्होंने बताया कि ये तो बात की बात है, पहले इनका देख लेते हैं। इसका रेशियो कितना था? जब लैब में ले गए, जब ये पूरा प्रूव करके अपनी थ्योरी के माध्यम से बता दिए, तो बाद में जब स्टैनले मिलर आए, उन्होंने कहा कि हम लैब के अंदर ही ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। बहुत हीट था, टेम्परेचर इतना देते हैं, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस, कुछ मतलब बिजलियां कड़कती थी, एनर्जी रिलीज होती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया। इलेक्ट्रोड के माध्यम से लाइट डिस्चार्ज करने लगे। तो उन्होंने सोचा ऐसा करके हम लैब के अंदर देखते हैं क्या
अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स बनती हैं। उन्होंने इन सारी गैसेस का, ये किस फॉर्म में थी, गैसेस के फॉर्म में थे, इन सारी गैसेस का यूज किया और देखा तो उनका मतलब एक्सेप्टेड भी है और उससे लाइफ ओरिजिनेट होने के साइन भी मिले। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 स्टेप्स में प्रूव किया। स्टेप्स ऑफ कीमोजेनी थ्योरी। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। नंबर 1, पहली कौन सी थी, पहली कीमोजेनी ही थे। और दूसरी थी बायोजेनी। और तीसरी थी कॉग्नोजेनी। तो इस स्टेप्स में देखा कि कीमोजेनी सबसे पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बने। और बायोजेनी में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग हाँ कंपाउंड। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, आरएनए होगा, होगा ना आरएनए। उसके बाद कॉग्नोजेनी में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म। इन स्टेप्स को जरूर याद रखना। कीमोजेनी में क्या हुआ था, बायोजेनी में, कॉग्नोजेनी में। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म किसमें आई थी, कॉग्नोजेनी में। इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल्स में देखेंगे कि इनके अंदर आखिर प्रोसेस कैसे हुआ था। ये जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस हैं, कैसे ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना था इनसे। कीमोजेनी में क्या हुआ था, पहला पॉइंट तो ये नोट करेंगे, टेम्परेचर
स्टार्टिंग स्टार्टेड लिखते हैं, कूलिंग डाउन, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगा, कूल होने लगा, कम होने लगा, 100 से कम, धीरे धीरे क्या हुआ, 100 से कम। और दूसरा क्या हुआ, हैवी रेन, क्या हुआ, हैवी रेन होना शुरू हो गया। और क्या हुआ तीसरे में, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ओशियंस, ओशियंस क्या बने, प्रिमिटिव ओशियंस बने। समझ में आया, हिमोजेनिक के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा, कम होने लगा, और हैवी रेन, वाटर जो वेपर के फॉर्म में थी वो कंडेंस होकर बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आने लगी, और पृथ्वी पर जो डिप्रेशन थे, जो गड्ढे थे, उनमें आकर भरने लगी, और भरने से क्या हुआ, प्रिमिटिव पुराने समुद्रों का फॉर्मेशन हुआ, प्रिमिटिव ओशियंस बनने लगे, उन गड्ढों में पानी भरने लगा, और क्या हुआ, प्रिमिटिव ओशियंस बने, और उन्हीं ओशियन से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई। उन्हीं ओशियंस में क्या था, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन जैसे लिक्विड फॉर्म में थे, गैसेस थी, और उनसे क्या हुई, लाइफ की ओरिजिन हुई। और चौथे में हुआ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोथ, कुछ फॉर्मेशन हुआ समुद्रों के अंदर, जैसे गैसेस, अमोनिया, हाइड्रोजन, और कुछ मिनरल्स। समझ में आया, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। और ओपेरन हल्डेन ने इसको क्या कहा, डाइल्यूट सूप, क्या कहे थे, ओपेरिन ने इसको क्या कहा, डाइल्यूट सूप। किसको कहा था, डाइल्यूट सूप कहा था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से। अच्छा, तो इन सबको जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं तो उनके लिए एनर्जी की भी जरूरत होगी, एनर्जी की भी जरूरत रहती है, तो तब कहा ग्लूकोज वगैरह था एनर्जी लेने के लिए, तो इन्हें भी तो एनर्जी की जरूरत है ना, तो सन था, एनर्जी का इनका सोर्स होना चाहिए ना। तो हाँ, सन से क्या होती थी, यूवी रेज, सन से यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पर आती थी। ओजोन लेयर तब नहीं बनी थी, ओजोन लेयर थी नहीं थी जो कि यूवी रेज को रोक सके, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक सके। तो उसके लिए क्या हुआ था, ये जो सन से यूवी रेज थी वो डायरेक्टली अर्थ पे आती थी और उनसे एनर्जी रिलीज होती थी। वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे जिनसे एनर्जी रिलीज होती थी। एनर्जी सोर्स थे कौन कौन से, सन से क्या आती थी, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वॉल्केनिक इरप्शन, और लाइटनिंग।
बात समझ में आई? अभी इसके बाद पूछते हैं तुम लोगों से। संध्या, संध्या, हॉट डाइल्यूट सूप किसने कहा था और क्या चीज था? खड़े हो जाओ, पूरे पीरियड में खड़े रहोगे। तुम भी इसके साथ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। ये भी तो अच्छा नहीं लगता है, तुम फोन पे बिजी हो। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे? CH4, NH3 क्या है? और ये इससे क्या बने थे फर्स्ट टाइम? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बना था? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि एल्डिहाइड, एल्कोहल। समझ में आया? ये क्या है? सिंपल, क्या चीज? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया? क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। इनसे फिर क्या बने थे? शुगर्स। क्या बने थे? सिंपल शुगर्स बने थे। सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है बताइए? अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही तो मिलकर बनी है। ठीक है, यहां भी इंटरेक्शन हुआ। सिंपल शुगर से अमाइनो एसिड क्या बनाएंगे आगे? पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाएंगे भाई? मोनोसैकेराइड बना, डाइसैकेराइड बना, तब जाके मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर ही तो पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड्स बने। क्या पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन बन गई ना? पॉलीमराइजेशन हुआ। इतना स्टेप समझ में आया सबको? अभी और है।
ये क्या थे? फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स। और क्या बने थे? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन बनी और फैटी एसिड भी बने। फैटी एसिड्स बने। इतनी बात समझ में आई। और जो प्रोटीन थी नॉन एंजाइमेटिक थी। प्रोटीन कैसी बनी थी? लिख लो चाहे, नॉन एंजाइमेटिक। इसके बाद ये जो पॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन और फैटी एसिड। हाँ, इसको हमने दोबारा लिख दिया, तुम एक ही बार लिखो। हाँ, इसका भी क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन। फैटी एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा? लिपिड। अभी बायोमोलिक्यूल में आप लोग पढ़ोगे भी, क्या बनेगा? लिपिड। और प्यूरीन। प्रोटीन से क्या बने? प्यूरीन, पायरिमिडीन। बन गया कि नहीं? प्यूरीन, पायरिमिडीन। अब इनका जब इंटरेक्शन होगा प्यूरीन पायरिमिडीन का, तो क्या बनता है? अभी तुम लोग जब आरएनए डीएनए पढ़े होगे, उनका स्ट्रक्चर देखे होगे कि एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बताइए, बताओ मयंक, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? फॉस्फेट जिसमें होता है, एब्सेंट होता है ना। क्या क्या रहता है उसमें? नाइट्रोजिनस बेस और सुगर। नाइट्रोजिनस बेस और सुगर, और फॉस्फेट हटा दो तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले क्या बने थे? इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, न्यूक्लियोसाइड बने। और इसमें जब फॉस्फेट अटैच्ड हो गया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड फिर आगे क्या बनाएंगे? आरएनए। और आरएनए के साथ प्रोटीन मिल गई तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी सबसे पहले वायरस बने थे। सबसे पहले क्या बने थे? यूनिसेलुलर, मतलब असेलुलर। उसकी तो कोई रेप्लिकेटिंग पावर होती है उसकी? नहीं होती। जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करता है तभी वो डिवाइड हो पाता है, रेप्लिकेट हो पाता है। उसके लिए उसको होस्ट की जरूरत है, और बाहर वो निर्जीव रहता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक बहुत पूछा जाता है। वायरस होते हैं, इनको लिविंग भी माना गया है और नॉन लिविंग। क्यों? जब ये किसी होस्ट के अंदर जाते हैं तो लिविंग हो जाए। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस आपके बाहर रहेगा तो वो निर्जीव रहेगा। जैसे ही आपके अंदर एंट्री किया, डिवाइड करना शुरू कर दिया और आपको रोगग्रस्त कर देगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बायोजेनी,
ये प्रोसेस जरूर याद रखना कि कीमोजेनिक के अंदर क्या क्या हुआ है, इसके बाद बायोजेनिक के अंदर और कोग्नोजेनिक के अंदर। इरेज कर दे। तुम आंखें आंखें ऐसे क्यों कर रही हो? अब की जो बात करता दिखाई देगा उसको बोर्ड के पास आना पड़ेगा। हमने इसको प्रिंस को तो नहीं देखा। कम से कम आवाज तो नहीं करता है। बायोजेनिक के अंदर क्या हुआ था, लास्ट में क्या बना था बताइए? कीमोजेनिक के अंदर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसका फॉर्मेशन करेंगे? आरएनए। सबसे पहले क्या बना था? डीएनए नहीं बना था, आरएनए बना था सबसे पहले। अगर इस आरएनए के साथ प्रोटीन प्रोटीन वायरस किससे किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन रहता है। तब ये क्या बनाएंगे? वायरस। क्या बन जाएगा? वायरस, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। बात समझ में आई? तो आरएनए जब बना था तो आरएनए कैसा काम करता था? एक एंजाइम की तरह भी काम करता है और जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही तो है। समझ में? ये कैसा काम करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है और जेनेटिक मटेरियल। एंजाइम। समझ में आ गया इतनी बात? बायोजेनी समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है। अब आरएनए से क्या बनेगा बताओ? आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बना। आरएनए से क्या बना? डीएनए बना। और डीएनए के साथ जब न्यूक्लियोप्रोटीन मिला तो क्या बना था? फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। जो कि क्या थी? एनारोबिक हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप मतलब वो खुद से अपना फूड बना सकती थी? नहीं बना सकती थी। तो क्या थी? एनारोबिक हेट्रोट्रॉप। एनारोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप। यही बने। ये बात कहां तक की?
बायोजेनिक के अंदर क्या हुआ। तो आप लोगों को पता है कि कीमोजेनिक के अंदर कौन कौन से स्टेप्स थे, बायोजेनिक के अंदर कौन कौन से स्टेप थे। अब क्या आता है कोएगनोजेनी। अब इसके अंदर फर्स्ट जो बैक्टीरियल सेल बनी थी एनारोबिक कीमो हेट्रोट्रॉप्स बना था। ये कैसे एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स बनता है, इससे बनेगा ना ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया पहले थे, ये खुद से अपना फूड नहीं बना सकते थे। हो गया ये। इसको इरेज कर देते हैं। बहुत टाइम लग रहा है आज तो। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले हम स्टेप्स लिखवा देते हैं। पहला स्टेप्स था कीमो हेटेरोट्रॉप्स। इससे क्या बने थे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और इससे क्या बना था, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। और इनसे इधर समझिए, प्रोकैरियोट एनारोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स बने थे जो अपना फूड स्वयं नहीं लेते थे, दूसरी एनर्जी का यूज करते थे। इसके बाद क्या बने थे, प्रोकैरियोट एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बने थे, ऑटोट्रॉप्स। और इसके बाद एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया बने, और फिर इनके बाद ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया बने। ये प्रोसेस याद रखना है, किसके बाद क्या बने। और इसके बाद फर्स्ट यूनिसेलुलर सेल बनी और फिर मल्टी सेलुलर सेल बनी। और फिर फर्स्ट मल्टी सेलुलर, इसको जल्दी से कर लो, फिर स्टाइनले मिलर वाला आज कंप्लीट करना है।
पहले का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। हो गया। तब तक हेडिंग डालें। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। ओपेरेन कहाँ के रहने वाले थे? रशियन थे। और हेल्डेन इंग्लैंड के। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बस कॉपी किया, थ्योरी तो ओपेरेन हेल्डेन ने दिया था, इन्होंने बस कॉपी किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाँ ये जो ओपेरेन और हेल्डेन ने थ्योरी दिया ये सच में सही है, ये सही है। लाइफ की ओरिजिन इसी प्रोसेस से हुई है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, याद रखना कि एग्जाम में पूछ ले मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है तो लुईस पास्चर मत लगा देना। कौन सी है? केमिकल थ्योरी या फिर कीमोजेनी थ्योरी या फिर ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। और कौन सा एक्सपेरिमेंट? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि लाइफ की ओरिजिन हुई तो कैसे हुई। तो इसको पहले हम डायग्राम, पहले तो ये पढ़ना है तो इनको कौन कौन सी गैसेस लिए थे इन्होंने अपने लैब के अंदर, कौन कौन सी गैसेस का यूज किया था। तो इन्होंने यूज किया था मीथेन, अमोनिया, किस रेशियो में लिया था? NH3 और हाइड्रोजन गैस 2:1:2। ये रेशियो जरूर याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि जो मिलर और यूरे ने जो गैसेस का यूज किया था उनका रेशियो कितना था? 2:1:2। याद रखना, ठीक है, कि इस रेशियो में इन्होंने लिया था। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले इन्होंने क्या लिया? एक फ्लास्क लिया, डायग्राम मेरे साथ बनाते जाना। जो स्कूल एग्जाम में मस्ट है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का। ऐसी कुछ तो थी।
ऐसा इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस का प्रयोग किया था उन्होंने ऐसा। यहां पर वाटर कंडेंसर लगे थे। मतलब जो हॉट वाटर था उसको बाहर करते थे और कूल को अंदर, कंडेंसर के माध्यम। समझ में आया? तो उन्होंने यहाँ पर क्या, अब इनको लाइटनिंग की जरूरत है। प्रिमिटिव अर्थ पर क्या हुई थी, लाइटनिंग होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी, तो उसको क्रिएट करने के लिए इन्होंने दो इलेक्ट्रोड का यूज किया था। क्या यूज किया था? इलेक्ट्रोड को। डायग्राम बहुत मतलब मस्ट है, आपको डायग्राम स्कूल एग्जाम के लिए आना ही चाहिए। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस थी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इसके अंदर इन्होंने वाटर लिया। क्या लिया? वाटर। और इसको इतना हीट किया, इतना हीट किया कि इससे जो भी ऑक्सीजन थी वो बाहर चली जाए वैक्यूम के थ्रू। ये क्या लगा था? वैक्यूम। इसके थ्रू ऑक्सीजन, क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर भगाया। समझिए। तो क्या हुआ था, इतना करने के बाद इन्होंने देखा, जब इसको हीट किया गया, वाटर वेपर भी था वेपर के फॉर्म में, तो क्या देखा इन्होंने, यहां से कुछ कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आते आते कहां पर, यहां एकत्रित होने लगा। कुछ यहां पर एकत्रित होने लगा। यहाँ पर एक टैप लगा था और उसके माध्यम से बीच बीच में चेक करते गए कि आखिर यहाँ एकत्रित हुआ तो क्या हुआ। तब उन्होंने देखा यहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड, कहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ आके, उसके पीछे से देख रहे हैं झुक झुक के। शर्म लग रही क्या? इधर देखिए। तो यहां पर उन्होंने देखा कि कुछ यहां एकत्रित हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या है, तो इन्होंने निकाल के जब टेस्ट किया तो उसमें क्या पाए, अमाइनो एसिड। क्या बने थे? अमाइनो एसिड। और सबसे पहले बनने वाला अमाइनो एसिड कौन सा? ग्लाइसिन। ब्रैकेट में लिख लो। एलेनिन, एस्पार्टेड, ग्लूटामेट। सबसे पहले फर्स्ट अमाइनो एसिड यही बना था। बस प्रूफ हो गया हमारी बॉडी किससे बनी हुई, प्रोटीन से बनी हुई है। तो तब से ये आ गया कि हाँ, ये गैसेस जब प्रेजेंट थी तो लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनी। किसी को कोई दिक्कत? डायग्राम जरूर याद रखिएगा। ये वाटर कंडेंसर है। वाटर कंडेंसर।
हाँ टाइम तो हो गया। इसके बाद थोड़ा सा समझ लो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्या एविडेंस मिले थे एवोल्यूशन के? वाटर कंडेंसर, समझ लीजिए एविडेंस के बारे में। इवोल्यूशन, क्या एविडेंस मिले थे इवोल्यूशन के? तो साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप की मतलब स्टडी करते गए, तो क्या हुआ था, फॉसिल्स मिले थे। फॉसिल्स के बारे में आप लोग जानते हो, फॉसिल्स मिले जिनसे आइडिया लगाया गया कि हाँ तब ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, उनसे इवोल्यूशन होते हुए अब ऐसा हुआ। जैसे इतिहास, हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना कि तो तब की क्या इमारतें मिलती थी, सिक्के वगैरह के ऊपर कुछ छपा हुआ मिलता था, जिससे आइडिया लगाया जाता था कि तब के राजा ऐसा था, तब का शासनकाल ऐसा था, तब के लोग ये खाया करते थे, है ना। तो उसी तरह एविडेंस मिले, कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड किए गए, फॉसिल्स जैसे डायनासोर, अब तो विलुप्त हो चुका है ना, विलुप्त हो चुका है, तो उसके क्या फॉसिल्स मिले। डायनासोर है क्या ये बताइए, बर्ड है या फिर हाँ एनिमल तो है ही, वो तो सबको पता है। क्या कॉर्डेट में किस कैटेगरी में रखा गया डायनासोर को? नहीं पता, रेप्टाइल्स है। डायनासोर्स क्या है, रेप्टाइल्स है, क्योंकि अब विलुप्त हो चुका। लेकिन अधिकतर हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना। हा? लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर पाए गए ना, तभी तो उसको रेप्टिलिया के अंदर रखा गया। इस तरह तो बैट, चमगादड़ भी तो उड़ता है। बैट वो नहीं आता है, बर्ड नहीं आता है, मैमल्स है। क्यों रखा गया, वो तो उड़ सकता है। तो फिर तो इसके अंदर भी रेप्टिलियन कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तभी तो इसको रखा गया इसमें। तो हाँ सुनिए इधर, तो फॉसिल्स पाए गए जिनसे आइडिया लगाया गया कि इस तरह से डायनासोर उड़ते कहाँ थे? वो फिल्मों में बताया गया था कि वो भाग सकते थे, बहुत रैपिडली भागते थे, लेकिन उसके एविडेंस मिले थे, उसके फॉसिल्स। और क्या, तो हर, तुम एनिमल किंगडम पढ़े हो ना, हर उड़ने वाली चीज को बर्ड में रखा गया। तो फिर उनके एक स्पेशल कैरेक्टर के बेस पर हमने मैमल्स, एम्फीबिया सबके कैरेक्टर पढ़े ना। हो गया क्या टाइम? चलो इसको बंद करो।